तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में आए एक अहम मोड़ के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी के भविष्य के लिए भी काफी मायने रखती है। तो चलिए सीधे इसे समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये देरी की खबर है क्या, फिर जानेंगे कि भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आखिर था क्या। उसके बाद उन बाहरी चुनौतियों पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसमें यूरोप और शिपिंग इंडस्ट्री की क्या भूमिका है ये भी देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने एनर्जी सेक्टर में काफी हलचल मचा दी है। भारत ने अपनी एक बहुत ही जरूरी क्लीन एनर्जी टाइमलाइन पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है। देखिए, जो असली प्लान था वो बहुत ही एम्बिशियस था। लक्ष्य था 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन यानी 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब जो नई सच्चाई सामने आई है वो ये है कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय सीमा को 2032 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब सीधी सीधी 2 साल की देरी। और ये 2 साल की देरी कई बड़े सवाल खड़े करती है। और ये कोई अफवाह नहीं है। खुद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये देरी हो सकती है और इसकी वजह है वैश्विक स्तर पर कुछ नीतिगत अनिश्चितताएं। तो सवाल ये है कि दुनिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसका असर भारत के इतने बड़े मिशन पर पड़ रहा है। तो भाई, इस देरी का असली मतलब क्या है? इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका मकसद आखिर है क्या। ये मिशन सिर्फ भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नहीं था, नहीं, सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मकसद था भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों का एक ग्लोबल हब बनाना। तो फिर ये वैश्विक नीतिगत अनिश्चितताएं क्या हैं जिनकी बात हो रही है? आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जो विदेशों से आ रही हैं? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में ना 2 बड़े बाहरी फैक्टर्स हैं जिन्होंने भारत की जो एक्सपोर्ट की उम्मीदें थीं उन पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है और इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये 2 चीजें हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन की अपनी पॉलिसी को लागू करने में हो रही देरी, और दूसरा इंटरनेशनल शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन फ्यूल को लेकर अपने नियमों को टाल देना। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। शुरुआत यूरोप से करते हैं। देखिए, यूरोप को भारत के ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जा रहा था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। यूरोपियन यूनियन ने कागज पर तो एक बहुत बड़ी डिमांड खड़ी कर दी थी। उन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टिव यानी RED III के तहत यह तय कर दिया था कि 2030 तक इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना ही होगा। मतलब एक तरह से कानूनी मजबूरी बना दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। EU ने पूरे महाद्वीप के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। इससे भारत जैसे देशों के लिए एक जबरदस्त एक्सपोर्ट मार्केट बन गया। लेकिन EU के जो सदस्य देश हैं वो इसे लागू करने में ढिलाई बरत रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है भारतीय प्रोड्यूसर्स पर। उनके सामने एक अनिश्चितता का माहौल है और वो एक्सपोर्ट डील्स फाइनल ही नहीं कर पा रहे हैं जिनकी उन्हें उम्मीद थी। ठीक है, तो ये तो हुई यूरोप की बात। अब देखते हैं दूसरी बड़ी चुनौती जो आ रही है समंदर से, यानी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री से। देखिए, उम्मीद ये थी कि जो शिपिंग सेक्टर है वो ग्रीन फ्यूल जैसे कि ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल का एक बहुत बड़ा खरीदार बनेगा, और भारत ने पारादीप, कांडला जैसे पोर्ट्स के पास हब बनाकर खुद को एक बड़े सप्लायर के तौर पर तैयार भी कर लिया था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने ग्रीन फ्यूल को लेकर जो कड़े नियम लाने थे उन्हें कम से कम 1 साल के लिए टाल दिया। और बस इस एक फैसले ने भारत के इन एक्सपोर्ट फोकस प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट की रफ्तार थी उसे धीमा कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बाहरी चुनौतियों के बीच भारत के इस मिशन का भविष्य क्या है? अब आगे क्या होगा? इसका सबसे पहला और सीधा असर तो इस चार्ट में साफ दिख रहा है। 2030 का जो टारगेट 5 मिलियन मीट्रिक टन का था उसे अब घटाकर 3 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया गया है। मतलब टारगेट में एक बड़ी कटौती की गई है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मिशन ठप हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अभी भी पटरी पर है। जैसे इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए जो इंसेंटिव्स थे वो जारी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं।
और सबसे ज़रूरी बात, देश के अंदर जो रिफाइनरीज और फर्टिलाइज़र प्लांट हैं, उनकी डिमांड की वजह से प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। ग्रीनको, ACME जैसी बड़ी कंपनियां पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तो आखिर में भारत का ये अनुभव एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि कोई भी देश अपनी बड़ी बड़ी घरेलू योजनाओं और दुनिया की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ के बीच तालमेल कैसे बिठा सकता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब ही आने वाले समय में पूरी दुनिया के क्लीन एनर्जी के सफ़र की दिशा तय करेगा।